आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग मॉड्यूल ए के सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एंड दिस चैप्टर इज एक्चुअली रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स। जो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स के बारे में हमने बात करी थी लास्ट पार्ट में, उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हमने माइनर्स के बारे में बात करी थी, जॉइंट अकाउंट्स के बारे में बात करी थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के सामने आई थी। तो अगर उस वीडियो को गो थ्रू नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से आज का ये सेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो इट्स रिलेटेड टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द chapter 4 module A of the PPB, that is the principles and practices of banking। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफ के बारे में कि एचएफ क्या होता है एंड एचएफ से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है। ठीक है, तो एचएफ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो एक लीगल एंटिटी होती है ये। एचएफ एक लीगल एंटिटी होती है जहां पर जो भी आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी कि जो भी आपने लीगली इनहेरिट करी है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को, उस एस्टेट को हिंदू फैमिली के मेंबर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर एक सबसे एल्डेस्ट पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको हम कहते हैं कर्ता, यानी कि एक ही मेंबर कर्ता होगा। बाकी सभी मेंबर्स जो होते हैं वो को पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो होती है वो पार्ट बन जाती है किसका, एचएफ का पार्ट बन जाती है। एंड मेंबर्स जो होते हैं उनको को पार्टनर्स कहा जाता है। एंड जो सबसे ज्यादा बड़ा मेंबर होता है, यानी कि जो एल्डेस्ट मेंबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी कर्ता। कर्ता जो होता है वो सभी के बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग कर सकता है। ठीक है, तो बेसिक फीचर क्या है कि जब एक हिंदू मरता है तो प्रॉपर्टी जो होती है लीगल हेयर्स को आगे पास ऑन हो जाती है एंड वो एचएफ प्रॉपर्टी बन जाती है। जो मेल चिल्ड्रन होते हैं, ट्रेडिशनल पहले ये होता था कि वही कर्ता बन सकते थे एज पर द पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर टाइम एक्ट, उस टाइम के हिसाब से था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट्स की गई एंड ये कहा गया कि चाहे जो फीमेल्स हैं, या चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, वो भी को पार्सन्स बनेंगे और साथ के साथ वो भी कर्ता बन सकती है, यानी कि एल्डेस्ट मेल या फीमेल मेंबर कर्ता बन सकता है। कर्ता मैनेजर होता है जो कि एचयूएफ का सबसे बड़ा मेल या फीमेल मेंबर होता है, उसको कर्ता कहा जाता है। एंड कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक फैमिली है, एचएफ फैमिली है, अब उसमें 8 पर्सन है, 8 पर्सन की उसमें हिस्सेदारी है। तो 8 पर्सन के में से 1 पर्सन करता होगा, लेकिन जो बाकी 7 पर्सन होंगे वो क्या होंगे, को पार्टनर्स होंगे। ठीक है, तो को पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ उतनी ही होगी जितनी हिस्सेदारी उनकी उस प्रॉपर्टी में थी। जबकि जो करता होगा उसकी जो हिस्सेदारी थी प्रॉपर्टी में, वो तो उसकी लाइबिलिटी रहेगी रहेगी, साथ ही साथ उसका जो पर्सनल एस्टेट है, यानी कि जो उसके पर्सनल एसेट्स हैं, वो भी लायबल रहेंगे, वो भी लायबल रहता है। ठीक है, तो एक लीगल अपडेट आपको यहां पर देता हूं कि मिसेस सुजाता शर्मा वर्सेस श्री मनु गुप्ता, दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन था कि एल्डेस्ट फीमेल मेंबर भी कर्ता बन सकती है। इस जजमेंट के हिसाब से फीमेल मेंबर भी कर्ता बन सकती है। ठीक है, अब अकाउंट ओपनिंग के रूल्स क्या है, ऑपरेशन के रूल्स क्या है, उसको देख लेते हैं। तो कर्ता की अथॉरिटी जो होती है सुप्रीम होती है एंड कर्ता के पास इंप्लाइड अथॉरिटी होती है कि अगर कर्ता चाहे, लोन लेना चाहता है फॉर द बेटरमेंट, तो वो लोन ले सकता है। एंड अगर वो डॉक्यूमेंट्स को भी एग्जीक्यूट करना चाहता है कर्ता, तो कर्ता एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी कि अगर लोन लेना है तो कर्ता अकेला भी लोन ले सकता है, कर्ता अकेला अप्लाई कर देगा। लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले एज प्रिकॉशनरी क्या कह देते हैं कि आप सभी को पार्टनर्स भी साइन कर दो। क्यों? क्योंकि को पार्टनर्स के केस में एज सच पर्सनल लायबिलिटी तो होती नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि को पार्टनर्स पर्सनली भी लायबल रहे, तो बैंक वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि को पार्टनर्स भी साइन कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दैट इज अ गुड थिंग, राइट। अभी डेजिग्नेशन की बात करते हैं, तो कोई फॉर्मल प्रोसीजर तो है नहीं है, लेकिन एक रिटन डिक्लेरेशन आप सभी एडल्ट मेंबर्स से ले लेते हो कि यही पर्सन करता है। अदरवाइज तो आप सिंपली कहते हो कि हाँ भाई जो एल्डेस्ट मेंबर है वो करता होता है। तो लेकिन इसके रिलेटेड आप फिर भी एक डिक्लेरेशन लेते हो पूरी की पूरी फैमिली से। अब कर्ता के पास पावर्स होती हैं, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो कर्ता जो है वो एसेट्स को सिर्फ और सिर्फ तब ट्रांसफर कर सकता है अगर लीगल नेसेसिटी हो। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से किसी के नाम में भी एसेट्स को ट्रांसफर कर देगा, वो चीज अलाउड नहीं है। या फिर अगर एचएफ के एस्टेट के बेनिफिट के लिए ये चीज करी जानी जरूरी है कि ट्रांसफर ऑफ एसेट्स करना जरूरी है, तो करता कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अब फैमिली में आपके पास माइनर पर्सन भी होंगे जिनकी एज 18 साल से कम है। तो आप क्या करोगे, जब भी अकाउंट ओपन किया जाएगा, जितने भी आपके पास माइनर मेंबर्स हैं उनका नाम भी नोट कर लोगे एंड जो नेचुरल गार्डियंस होते हैं उनके माइनर्स के, उनके बिहाफ पर साइन करवा लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ एचयूएफ। तो अगर कोई को पार्टनर विड्रॉ करता है, मान लो वो कहता है कि मैं तो भाई इस एचएफ का पार्ट नहीं बनना चाहता,
तो ऐसा नहीं होगा कि एचयूएफ खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एचयूएफ की जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब अकाउंट ओपन करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हो सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि अगर एक एचयूएफ का अकाउंट ओपन किया जाना है तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज क्या रहेगी कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइन करवाया जाएगा। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कौन साइन करेगा? जितने भी को पार्टनर्स हैं वो सभी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को साइन करेंगे, ठीक है। एचयूएफ के जितने मेंबर्स हैं वो सभी साइन करेंगे, कर्ता भी साइन करेगा। एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड किसका लिया जाएगा? कर्ता का लिया जाएगा, क्योंकि अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा? अकाउंट को ऑपरेट तो कर्ता ही करने वाला है। और साथ के साथ एक आपके से एचएफ की लेटर ली जाएगी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली लेटर ली जाएगी, डिक्लेरेशन ली जाती है, जिसमें सभी के सभी जितने भी एडल्ट मेंबर्स होते हैं ना फैमिली के, वो इस चीज के बारे में कंफर्म करते हैं कि एचएफ एग्जिस्टेंस में है। और साथ के साथ ये भी कहते हैं कि किस पर्सन को उन्होंने कर्ता अपॉइंट किया, उसके रिलेटेड एक डिक्लेरेशन होती है। एंड माइनर मेंबर्स के बिहाफ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो उनके नेचुरल गार्डियन होंगे वो सिग्नेचर्स कर देते हैं कि भाई ये माइनर के मेंबर के हिसाब हिसाब से हम साइन कर रहे हैं, राइट। अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट की बात करें तो केवाईसी नॉर्म्स के हिसाब से तो आपने सिर्फ कर्ता के डॉक्यूमेंट लेने होते हैं, लेकिन आप सभी के सभी जितने भी को पार्टनर्स हैं, माइनर्स हैं, आप सभी के डॉक्यूमेंट्स ले लोगे, राइट। तो सभी के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आप ले लोगे, ऑब्टेन कर लोगे। ऑपरेशनल गाइडलाइंस को देखते हैं तो प्राइमरी ऑपरेटर अकाउंट का करता ही रहेगा, क्योंकि उसी की मेन पावर्स होती हैं एंड फर्दर वही करता धरता होता है, उसी के पास डेजिग्नेशन है तो वही करेगा। एंड अगर एचएफ की बहुत सी ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो सभी जितने भी मेजर को पार्टनर्स होते हैं वो भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकते होते हैं अगर उनको अथॉरिटी दी जाती है कर्ता के द्वारा। तो मेजर चीज क्या है कि कर्ता ही सब कुछ कर सकता है, कर्ता लोन ले सकता है, कर्ता डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, एंड साथ के साथ एसेट्स को ट्रांसफर भी कर सकता है अगर रिक्वायर्ड हो तो। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डिक्लेरेशन लेटर चाहिए, केवाईसी स्पेसिमेन चाहिए एंड फर्दर स्पेसिमेन सिग्नेचर चाहिए होते हैं, बस। अगर माइनर मेंबर्स की बात करें तो उनके बिहाफ पर उनके जो नेचुरल गार्डियंस होते हैं वो साइन कर देते हैं। अगर ऑपरेशंस की बात करें तो कर्ता ही सिग्नेचर करेगा, क्योंकि उसी के पास अथॉरिटी होती है। लेकिन जहां पर एचएफ का मल्टीपल ब्रांचेज हैं वहां पर जो सिग्नेचर्स वो ऑपरेशंस हैं वो और मेजर को पार्टनर्स भी कर सकते हैं एज पर द कॉमन एजेंडा, राइट। फिर बात आती है रिलेटेड टू अकाउंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। जैसे कि मान लो एक पर्सन है, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, सिंगल पर्सन है, उसने अपनी फर्म खोल ली, ठीक है। तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को ओपन करेगा। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है? एक बिजनेस एंटिटी होती है जो एक सिंगल इंडिविजुअल उसको रन करता है। एंड कानून जो है वो सिंगल पर्सन को एंड फॉर द प्रोप्राइटर को अलग अलग नहीं मानता, यानी कि बिजनेस और प्रोप्राइटर को एक ही मानता है कानून। एंड वो एक ही होते हैं, उनके लीगल फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए उनकी एक ही डेफिनेशन होती है। जैसे कि कंपनी के केस में तो हम कहते हैं ना कि कंपनी अलग है और जो उसके मेंबर्स हैं वो अलग हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में ये चीज नहीं होती है, राइट। अब देखते हैं कि इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहली चीज है कि इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, यानी कि एक ही पर्सन जो है उसी के पास ओनरशिप है, तो वो इंडिविजुअल ओनरशिप है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पर्सन की एसेट लाइबिलिटीज को मैनेज करने की, प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करने की। अगर अकाउंट टाइप की बात करते हैं तो करंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है, लेकिन आप बिजनेस के नेम में सेविंग फंड अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो। करंट अकाउंट अलाउड है, ओपन कर सकते हो, लेकिन सेविंग फंड अकाउंट ओपन नहीं करोगे। और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं होता। ये नहीं होता कि आपको किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन करवानी है या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपने आप को रजिस्टर करना है, कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप जीएसटी की गाइडलाइंस को, जैसे जीएसटी के जो बेसिक होते हैं उनको अगर आप कंप्लीट कर रहे हो, यानी कि जीएसटी के जो भी थ्रेशोल्ड्स हैं उनको कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रूलिंग निकाली, जैसे उद्यम में या फिर एमएसएमई के अंडर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, वो आप इंडिविजुअल मैनर में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, लेकिन एज सच अगर हम कहें कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, दैट इज नॉट द केस, राइट। अभी रूल्स की बात करते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं अगर आपने अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिए क्या रूल्स रहते हैं। सबसे पहली चीज आती है अकाउंट ओपनिंग। तो प्रोप्राइटर, क्योंकि प्रोप्राइटर डिफरेंट है ही नहीं बिजनेस से, तो सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर कौन करेगा? प्रोप्राइटर ही करेगा। और डिक्लेरेशन कंफर्म करती है कि प्रोप्राइटरशिप जो है वो सबमिट कर दी गई है, ठीक है। सिग्नेचर्स किसके चलेंगे? प्रोप्राइटर के चलेंगे, यानी कि चेक के ऊपर सिग्नेचर चलेंगे, अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सिग्नेचर होने हैं वो कौन करेगा? प्रोप्राइटर ही करेगा, किसी और पर्सन के सिग्नेचर्स नहीं होंगे। चेक हैंडलिंग की बात करें तो चेक्स भी किसके नाम पर होंगे? प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पर होंगे। ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअल के द्वारा होंगे, वो होंगे प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पर, लेकिन साइन कौन करेगा? प्रोप्राइटर करेगा। जैसे मान लो कि फर्म का नाम रख दिया एबीसी, ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, यहां पर लिखा जाएगा मैसर्स एबीसी, ठीक है। मैसर्स एबीसी और साथ में लिखा जाएगा प्रोप्राइटर, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा जाता है। यहां पर साइन कौन करेगा? जो प्रोप्राइटर, लेट्स से
आदेश नाम का पर्सन है, वो प्रोप्राइटर है यहाँ पर, तो आदेश जी के सिग्नेचर्स चलेंगे, राइट, दैट्स द केस। अब अकाउंट ओपनिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट ना हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। देखो अकाउंट, करंट अकाउंट है तो उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे किसके लगेंगे, प्रोप्राइटर के लगेंगे। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन जो दी जाएगी वो सभी के सभी किसके द्वारा लगेंगे, प्रोप्राइटर के लगेंगे। प्रोप्राइटर का ही आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, प्रोप्राइटर का एड्रेस प्रूफ लगेगा। इसके अलावा बिजनेस का प्रूफ, उद्यम कार्ड वगैरह ये लग सकता है, जो उद्यम नंबर वगैरह होता है, या रजिस्ट्रेशन नंबर जो एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन किया वो लगती है, ठीक है। तो ऑनरशिप की बात करें तो सोल प्रोप्राइटर ही ऑनरशिप होता है, वही मैनेज करता है हर एक चीज को। अकाउंट जो अलाउड है सिर्फ करंट अकाउंट अलाउड है, सेविंग फंड अकाउंट अलाउड नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेंगे, सिग्नेचर कार्ड लगेगा किसका, प्रोप्राइटर का। अगर चेक हैंडलिंग की बात करें तो चेक कौन करेगा, जो प्रोप्राइटर है, फर्म के नाम पर चेक होगा लेकिन सिग्नेचर्स किसके होंगे, प्रोप्राइटर के होंगे, राइट। अच्छा, अब इसके बाद बात करने वाले हैं हम पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जहां पर दो या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे मिलके क्या कहते हैं कि हम एक कॉमन पर्पस के लिए काम करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो लोगों का भला करना चाहते हो, या हो सकता है कि वो बिजनेस आगे लेकर के जाना चाहते हो, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म को सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किया गया, जहां पर दो या उससे ज्यादा लोग अग्री करते हैं कि वो किसी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए आपस में इकट्ठे हुए हैं एंड फॉर द एक दूसरे के बिहाफ पर काम करेंगे। अब पार्टनरशिप फर्म ना डिफरेंट नहीं होती। बेसिकली पार्टनरशिप फर्म के केस में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। एक एग्जांपल लेते हैं एबीसी की। तो एबीसी पार्टनरशिप फर्म है मान लो। अब ये पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए हो सकता है कि एबीसी नाम के जो तीन पर्सन है, ए बी एंड सी, ये नाम के तीन पर्सन हैं, इनके बीच में ओरल अग्रीमेंट हुआ हो, या हो सकता है कि इनके बीच में रिटर्न अग्रीमेंट हुआ हो। तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप में ओरल अग्रीमेंट हुआ है या रिटर्न अग्रीमेंट हुआ है, लेकिन चीजों को बेशक आप सही बनाने के लिए और उनको एग्जिस्टेंस में लेकर आने के लिए आप एक डीड बना सकते हैं, जिसको पार्टनरशिप डीड के नाम से कहा जाता है, ठीक है। अब ये पार्टनरशिप फर्म बन चुकी है और एबीसी यहां पर तीन पार्टनर्स हैं। जो पार्टनर्स होते हैं वो बेसिकली एजेंट होते हैं किसके, पार्टनरशिप फर्म के, जो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर काम करेंगे। और इनके पास इंप्लाइड अथॉरिटी होती है कि जो भी कामकाज करेंगे उसके थ्रू ये अपने प्रिंसिपल को यानी कि पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर देंगे। और साथ ही साथ ये जो पार्टनर्स होते हैं ना, इनकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। काइंडली गौर कीजिएगा, इनकी जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी कि मान लो पार्टनरशिप फर्म के नाम पर इन्होंने इन्होंने लोन ले लिया, ठीक है, तो इनके जो इवन पर्सनल एसेट्स हैं वो भी लायबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इनका जो जिम्मेदारी है उस हद तक ही शामिल है जिस हद तक पैसा इन्होंने डाला था, नो। जैसे मान लो कि ए बी सी तीनों ने 5-5 लाख रुपए डाल के पार्टनरशिप फर्म बनाई है, और कल को ये लोन ले लेते हैं 50 लाख का, फर्म के नाम पर इन्होंने लोन ले दिया। तो ये नहीं है कि सिर्फ जो 5-5-5 लाख डाला था इन्होंने सिर्फ वही लाइबिलिटी है इनकी, नहीं, बल्कि इनके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी लायबल रहेंगे। और साथ के साथ एक मेजर चीज होती है कि फर्म के नाम के चेक जो होते हैं वो फर्म के अकाउंट में जाएंगे, वो बेसिकली पार्टनर्स के अकाउंट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो चीज भी है, बाकी हम चीजें आगे पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी होती रहेगी। तो सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो यहां पर ऑरल फॉर्मेशन भी हो सकती है या रिटन फॉर्म में भी फॉर्मेशन हो सकती है। और यहां पर इवन रजिस्ट्रेशन जो होती है दैट इज नॉट मैंडेटरी। ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ ही करवाओ, राइट। लेकिन अगर आप फर्म को रजिस्टर नहीं करते हो तो उसके केस में आप किसी के ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई नहीं कर सकते, यानी कि किसी को सू नहीं कर सकते, और कोई और पर्सन भी आपको सू नहीं कर सकता। तो बैंक्स डेफिनेटली परहेज करते हैं कि वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को लोन देते ही नहीं है, ठीक है, दैट्स अ सिंपल केस। तो फॉर्मेशन की बात करी तो अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसके थ्रू वो जॉइंटली बेसिकली बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए साथ में इकट्ठे होते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस हैं, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी कर दी गई है। अगर एजेंसी रिलेशनशिप की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर्स होते हैं ना वो बेसिकली एजेंसी की तरह काम करते हैं। सो जैसे मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं ए बी सी पार्टनर्स हैं, तो ये ए बी सी जो पर्सन हैं ये एजेंट की तरह काम करेंगे पार्टनरशिप फर्म के, एज एन एजेंट की तरह काम करेंगे, म्यूचुअल एजेंट की तरह काम करेंगे। एंड फर्दर इनकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। अब रूल्स की बात करते हैं। अब अकाउंट ओपनिंग, अगर रजिस्टर फर्म की बात करें तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो होगा वो यहाँ पर मैंडेटरी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। एंड जहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं है आप सिंपली एक पार्टनरशिप डीड दे सकते हो। इसके अलावा पार्टनर्स को साइन करना पड़ता है फर्म के बिहाफ पर, एंड वो इंडिविजुअल की तरह साइन नहीं करते हैं यहाँ पर। अगर चेक हैंडलिंग की बात करें तो चेक पेबल जो फर्म को होते हैं वो पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकते या एम्प्लॉय के अकाउंट में नहीं जा सकते। और इन केस अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है एंड फर्दर मान लो कोई भी पार्टनर कहता है कि वो स्टॉपेज का लगा देता है कि इस चेक को हम स्टॉप करने लगे हैं, तो जब तक वो डिस्प्यूट चल रहा है तब तक
ज्वाइंटली ही वो चला सकते हैं उस अकाउंट को। उसके बाद पर्टिकुलरली वो लिख करके देंगे, फिर से वो ऑपरेशंस जो चल रहे थे पहले वो चलेंगे नॉर्मल वाले, अदरवाइज नहीं चलेंगे। जैसे मान लो एबीसी पार्टनरशिप फर्म है एंड ये कहते हैं कि एनी ऑफ द टू बेसिस पर ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन मान लो कि किसी थर्ड पार्टी पर्सन जो पार्टनर था, थर्ड पार्टनर था, उसने भी लिख करके दे दिया बैंक को कि भाई उसको इश्यूज हैं एंड काउंटर मांड कर देता है वो चेक को, तो उसके केस में तीनों पार्टनर्स के ज्वाइंट सिग्नेचर होंगे तभी वो चेक रिलीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट? दैट्स द केस। फिर बात आती है एडिशनल पार्टनर की, यानी कि अगर तो बैलेंस क्रेडिट में है और आप नया पार्टनर ऐड करना चाहते हो, फिर तो डेफिनेटली वही अकाउंट चल सकता है, अकाउंट कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर अकाउंट में डेबिट बैलेंस है और नया पार्टनर ऐड करना चाहते हो, तो अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं और नया अकाउंट ओपन किया जाता है ताकि क्लेटन रूल ना लगे। क्लेटन रूल ये कहता है कि जो सबसे पहला डेबिट था वही पहले आपका क्या होगा, एडजस्ट होगा। मान लो ए पर्सन ने 35,000 पे निकाले थे, तो इसके हिसाब से ए की लाइबिलिटी कितनी थी, 35,000 की होगी, ठीक है। अब उसके बाद बी ने यहां पर 20,000 पे निकाले, राइट? बी ने 20,000 पे निकाल लिए, यहां पर नॉट 2 लाख रुपीज, 20,000 पे यहां पर उसने बी ने निकाल लिए, राइट? अब क्या हुआ, बी ने अपने 20,000 रुपए जमा करवा दिए, यानी कि ए ने जमा नहीं करवाया, बी ने जमा करवा दिए। तो ये क्रेडिट जो बैलेंस होगा ना, ये सबसे पहले 35,000 को एडजस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि ये 20,000 को एडजस्ट करेगा, तो अगर बाद में बी आकर कहता है कि मैं तो अपने 20,000 पे वापस कर चुका हूं, तो ऐसा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए, क्लेटन रूल से बचने के लिए क्या कहा जाता है कि अगर डेबिट बैलेंस है अकाउंट का और उसमें कोई पार्टनर ऐड हो रहा है, तो वो अकाउंट को पहले क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं और नया अकाउंट ओपन किया जाएगा। एंड अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। अगर वो सभी पार्टनर्स चाहते हैं, अग्री करते हैं, तो नया आपका आपस में अग्रीमेंट होता है एंड फिर अकाउंट के ऑपरेशंस को अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो अकाउंट आगे कंटिन्यू नहीं होता, अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सभी के सभी पर्सन से यहां पर ली जाती है एंड फर्दर जो भी डिजीज पार्टनर की लाइबिलिटी को हैंडल करने के लिए उनसे भी बेसिकली लाइबिलिटीज ली जाती हैं एंड उसके बाद अकाउंट ऑपरेशंस को आगे चलाया जाएगा, नहीं तो नहीं चलाया जाएगा, अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड फिर बात आती है रिस्ट्रिक्शंस ऑन पार्टनर्स पावर, पार्टनर की पावर के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब जो देखो पार्टनर्स हैं वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी फर्म के नाम पर अकाउंट ओपन नहीं कर सकते एंड साथ के साथ वो फर्म के नेम पर लीगल जो लाइबिलिटी है उसमें अपनी लाइबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकते, फर्म के नाम पर नहीं कर सकते। एंड अगर फर्म ने कोई केस चलाया हुआ था तो उसको वो बेसिकली विड्रॉ नहीं कर सकते एंड फर्दर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को फर्म के बिहाफ पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये चीज वो नहीं कर सकते हैं अनटिल और अनलेस उनका काम ही हो, फर्म का काम ही हो। जैसे मान लो कि फर्म का पर्पस अगर गारंटी देने के लिए है तो वो पार्टनर गारंटी दे सकता है। अदरवाइज अगर सिंपल नॉर्मल सी फर्म है एंड फर्दर वहां पर कहें कि वो हम फर्म को चेंज कर लेंगे या फर्म को पर्टिकुलरली हम कह लो कि गारंटी देना चाहते हैं फर्म के नाम पर, तो वो नहीं दे सकते। अगर फर्म का काम ही गारंटी देने का है फिर वो पार्टनर गारंटी दे सकता है, लेकिन अदरवाइज अगर नॉर्मल भी हाफ पर बोले तो वो पर्टिकुलर वो चीज को नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस है उन चीजों के ऊपर जो पार्टनर्स नहीं कर सकते हैं। फिर बात आती है रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग जो अकाउंट है उसको बंद कर दिया जाएगा, एक पब्लिक नोटिस दिया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर के द्वारा कि उसकी फ्यूचर की चीजों के लिए कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन जो चीजें अब तक हो चुकी हैं उनके लिए तो रिटायरिंग पार्टनर की भी इवन लाइबिलिटी रहेगी एंड फिर एक नया अकाउंट ओपन किया जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा, दैट वुड बी द केस, ठीक है। तो रिटायरिंग भी इसी तरीके से होती है। फिर बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे अगर पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट ओपन करना है उस बिहाफ पर। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होगा जो कि सभी पार्टनर्स साइन करेंगे, चाहे एक्टिव पार्टनर्स हैं चाहे स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर कार्ड जो ऑब्टेन किए जाएंगे, पार्टनरशिप लेटर या पार्टनरशिप डीड जिसको हम कहते हैं, जिसमें बिजनेस क्या रहेगा, नेम एंड एड्रेस क्या है पार्टनर्स का, मोड ऑफ ऑपरेशंस क्या रहेगा, वो सब चीजें मेंशन होंगी एंड साथ के साथ जो पर्सनल कैपेसिटी में जो पार्टनर्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स को साइन करेंगे। पार्टनरशिप बेसिकली ओरिजिनल फॉर्म में हो सकती है, सर्टिफाइड कॉपी हो सकती है, अगर रजिस्टर्ड की गई है तो पर्टिकुलरली वो भी ऑब्टेन की जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर सर्टिफिकेशन आपने करवाई है पार्टनरशिप फर्म की तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है उसकी सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करनी होगी। एंड ऑथराइजेशन फॉर अकाउंट ऑपरेशन, एक लेटर दी जाएगी जहां पर ऑथराइज सिग्नेटरीज के बारे में बताया जाएगा, उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, उनका क्या रोल है उसके बारे में बताया जाएगा। और फर्दर पार्टनरशिप फर्म का परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर जो होता है वो भी ऑब्टेन किया जाएगा। अगर केवाईसी की बात करें तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके सभी के एड्रेस प्रूफ या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है वो सब चीजें ऑब्टेन की जाएंगी, राइट? दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फर्म। यहां पर ना एक कंसेप्ट आता है दैट्स रिलेटेड टू होल्डिंग आउट पार्टनर, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। चलो इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म है, एबीसी पार्टनरशिप फर्म है
एंड ये एक मीटिंग पर गए हैं एंड ये मीटिंग की गई है पर्सन एक्स के साथ, ठीक है, और इनके साथ एकम्पनी कर रहा है पर्सन वाई, ठीक है, और ये एबीसी पार्टनर जो है ये वाई को एज रिप्रेजेंट करते हैं कि ये भी हमारा पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म का, एंड एक्स को अब यही लगता है कि ये एबीसी पार्टनरशिप फर्म में ए बी सी एंड वाई ये चार पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब ये वाई ने करेक्ट नहीं किया कि भाई वो तो पार्टनर नहीं है, उसने करेक्ट नहीं किया, या फिर मान लो वाई खुद से रिप्रेजेंट कर देता है कि मैं तो पार्टनर हूं भी इस पार्टनरशिप फर्म का। अब उसके बिहाफ पर एबीसी की एक डील हो जाती है एंड फर्दर आपस में डील करते हैं, एंड मान लो एक्स ने उसके बेस पर इनको कुछ पैसे उधार पर दे दिए, 50 लाख रुपए इसने उधार पर उसको दे दिए, क्योंकि इसको लगा कि वाई भी रिप्रेजेंटेटिव है एंड फर्दर वाई भी उसकी चीज का पार्टनर है। अब इस केस में लाइबिलिटी जो होगी वो सिर्फ ए बी एंड सी के ऊपर नहीं होगी, वो अब यहां पर वाई के ऊपर भी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि वाई ने या तो इंटेंशनली अनइंटेंशनली अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि वो पार्टनर था, या पर्टिकुलरली दूसरों ने उसको शोकेस किया कि वो पार्टनर था लेकिन उसने करेक्ट नहीं किया खुद को, ठीक है। तो उस सिनेरियो के बेस पर वाई जो होगा डेट विल बी द होल्डिंग आउट पार्टनर। अब वाई जो है वो क्या रहेगा, डेट विल बी द होल्डिंग आउट पार्टनर, एंड यहां पर जो लाइबिलिटी है वो यहां पर बनेगी किसकी, वाई की लाइबिलिटी भी साथ में बनेगी, और इसको सेक्शन 28 ऑफ द पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप एक्ट में कवर किया, सेक्शन 28 में कवर किया गया, राइट, दैट इज द थिंग। ओके, ये चीज क्लियर है। अच्छा, एक चीज और पूछी जाती है रिलेटेड की पार्टनरशिप फर्म के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, तो इसका आंसर कितना है, दैट्स इक्वल टू 50, कि मैक्सिमम जो मेंबर्स रहेंगे पार्टनरशिप फर्म में वो कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज और पूछी जाती है, क्या एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट पार्ट बन सकता है, यानी कि पार्टनर बन सकता है, तो आंसर है नो, एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन अगर एक कंपनी चाहे तो, अगर उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलाउ करते हो तो कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है, क्योंकि कंपनी अलग से एक लीगल एंटिटी होती है, जो एचयूएफ है वो अलग से एक लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है, तो वो पार्टनर नहीं बन सकती। इसी तरह से क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, नो, माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, लेकिन माइनर को बेनिफिट या प्रॉफिट के पर्पज के लिए उसमें ऐड पार्टनरशिप फर्म में ऐड किया जा सकता है, ठीक है, दैट इज द थिंग। माइनर जो है जब तक वो उसमें एज अ प्रॉफिट के लिए एडिड है, तब तक उसकी लाइबिलिटी जो रहेगी, जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है सिर्फ उतना ही पार्ट लाइबल रहेगा, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी माइनर की नहीं रहेगी। और साथ ही साथ माइनर जब मेजर हो जाएगा, यानी कि माइनर की जब एज होगी वो 18 ईयर्स की हो जाएगी, तो माइनर को विद इन 6 मंथ्स या तो एक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बना रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, ठीक है, या फ्रॉम डेट ऑफ नॉलेज, जब उसे पता लगेगा कि वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर था, एज 18 करने के बाद, मान लो उसको 19 साल की उम्र में पता लगता है कि वो पार्टनर था इस पार्टनरशिप फर्म में, एंड उसके बाद विद इन 6 मंथ्स उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, फिर वो उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बना रहेगा। लेकिन इन केस अगर वो पब्लिक नोटिस दे देता है कि वो पार्टनर नहीं बना रहना चाहता, तो जिस डेट से उसने पब्लिक नोटिस दिया था उस डेट तक उसकी जो लाइबिलिटी थी एज अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वो तो बनी रहेगी, लेकिन उस डेट के बाद से उसकी कोई भी आगे वाले कामकाज के लिए लाइबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये माइनर इन द पार्टनरशिप फर्म के बारे में था। और माइनर अगर चाहे तो बैंक में जाकर के स्टेटमेंट लेना चाहता है तो स्टेटमेंट ले सकता है, लेकिन बीइंग अ माइनर वो काउंटर माइंडिंग ऑफ चेक नहीं कर सकता, यानी कि स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक नहीं कर सकता, राइट, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। इसके अलावा भी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, लाइक अगर सबसे पहले बात करें ड्यूटीज के बारे में, तो पार्टनर जो होते हैं वो गुड फेथ में कामकाज करते हैं एंड साथ के साथ इंडेमनीफाई करते हैं कि उनके द्वारा किए गए चीजें जो हैं वो फर्म को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर वो फ्रॉड करते हैं या फिर पर्टिकुलर कुछ नेग्लिजेंस होती है उनसे विलफुल, तो उसके केस में वो उनकी जिम्मेदारी होगी, वो फर्म की जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। और अगर लाइबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, दैट्स विद द पार्टनर्स ओनली, राइट। एंड साथ के साथ अगर कोई नया पार्टनर ऐड किया जाएगा तो सभी पार्टनर्स के कंसेंट के साथ ऐड किया जाएगा। अगर रिटायर होगा तो डेफिनेटली अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और एक पब्लिक नोटिस दिया जाएगा कि बंदा जो है वो फर्म का पार्टनर नहीं है और आगे आने वाले कामकाज के लिए इसकी लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अगर एक्सपेल की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो मिलकर के किसी पर्सन को एक्सपेल भी कर सकते हैं अगर उन्होंने गुड फेथ में वो चीज करी है। एंड इवन अगर कोई पार्टनर चाहे तो अपना स्टेक जो है वो आगे कई बार दे भी सकता है, ठीक है, लेकिन वो पर्सन प्रॉफिट्स में जिस पर्सन को दिया गया, लेट्स से ट्रांसफर की बात होती है, इसमें कुछ इस तरह से सीन होता है, लेट्स से ए पर्सन है, बी है, सी है, ए ने अपना स्टेक जो था वो डी पर्सन को ट्रांसफर कर दिया। अब ए ने डी को दिया तो डी जो है अब वो क्या कर सकता है, प्रॉफिट में उसकी जिम्मेदारी रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी में उसका ध्यान रहेगा। लेकिन फर्दर एक चीज समझने वाली यहां पर जो है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड
कि पर्सन डी जो है वो पार्टनर नहीं बना है पार्टनरशिप फर्म का। सो ट्रांसफरी बेसिकली जो है वो प्रॉफिट्स के लिए तो वहां पर एडमिसिबल है, यानी कि वो एबीसी पार्टनरशिप फर्म के जो प्रॉफिट्स है वो तो ठीक है, लेकिन वो फर्म की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो फर्म के अकाउंट्स को पर्टिकुलरली इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, एंड फर्दर जो राइट्स है एज अ पार्टनर उनको आगे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, राइट। तो दैट्स अ मेजर थिंग। तो आइए इसके मेजर पॉइंट्स को समझते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो पर्टिकुलरली मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जहाँ कहीं है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। एंड अगर चेक हैंडलिंग की बात करें तो फर्म के चेक जो हैं वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकते। डिस्प्यूट हैंडलिंग की बात करें, जब तक पर्टिकुलरली डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होते तो जॉइंटली ऑपरेट चलेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पार्टनरशिप डीड, पैन ऑफ द फर्म, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑथराइजेशन डिटेल्स चाहिए रहेंगी, राइट। फिर बात आती है रिलेटेड टू द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, राइट। तो एलएलपी के बारे में बात करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज जो दिक्कत वाली थी वो थी रिलेटेड टू लाइबिलिटी, कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप फर्म में थी वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। लेकिन डेफिनेटली कोई भी पर्सन ऐसा नहीं चाहता कि उससे ज्यादा का स्टेक जो है वो लाइबल रहे। लाइक आपने एक फर्म में इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, एंड आपने इन्वेस्टमेंट करी थी 5 लाख की। अब आपके ऊपर अगर कोई कहे कि लाइबिलिटी आपकी 50 लाख की बन जाएगी तो वो भी आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, तो वो पर्सन कहता है नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर 3 पार्टनर से ए बी सी, इनकी जो लाइबिलिटी थी दैट वाज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये जो लाइबिलिटी इनकी थी ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पर पर्संस की थी, राइट। बट डेफिनेटली वी डो नॉट वांट कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहे, तो ये स्विच कर गए, अब ये किस में आ गए, एलएलपी में आ गए, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में अभी आ गए। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, तो पार्टनरशिप ही, लेकिन इसमें कंपनी वाले जो राइट है वो भी है, यानी कि ये एक अलग से लीगल एंटिटी होती है। एलएलपी जो होती है दैट्स अ डिफरेंट लीगल एंटिटी। एंड यहां पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी सिर्फ उतनी रहेगी जितना स्टेक उन्होंने दिया था, जमा करवाया था एलएलपी को ओपन करते टाइम, उससे ज्यादा की लाइबिलिटी नहीं रहेगी। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द एलएलपी, राइट। तो फर्दर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। So LLP stands for what? LLP stands for the Limited Liability Partnership Firm, right? एंड साथ के साथ एलएलपी को रजिस्टर किया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा एलएलपी एक्ट के अंडर, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर किया जाता है। इसमें बेनिफिट पार्टनरशिप फर्म वाले भी हैं और कंपनी वाले भी हैं। कुछ एक फीचर्स हैं एलएलपी के, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं कि एलएलपी जो होती है दैट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि जैसे कंपनी होती है ना, वैसे ही एलएलपी भी होती है, अलग लीगल एंटिटीज को माना जाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि पार्टनर्स जो होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। और एलएलपी का क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। जैसे कंपनी के केस में परपेचुअल सक्सेशन होता है ना, उसी तरह से जो एलएलपी होती है उसके केस में भी परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि अगर कोई मेंबर जो पार्टनर है वो आता जाता भी रहता है तो भी फर्म बंद नहीं होगी, एलएलपी बंद नहीं होगी। जबकि पार्टनरशिप फर्म में केस में दिक्कत थी, यानी कि कोई भी पार्टनर बाहर गया तो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता था, लेकिन इस केस में अब वो चीज नहीं है। और फिर दूसरी बात आती है कि रिलेटेड की मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले क्या होता था, कंपनीज एक्ट के हिसाब से मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब वो मिनिमम एक्ट की मिनिमम जो कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। एंड पार्टनर्स अपने बिजनेस को म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ मैनेज अब कर सकते हैं एज पर द एलएलपी ओवर देयर, ठीक है। तो अभी इसके देखो की फीचर्स देख लो। एग्रीमेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है यहाँ पर। तो एक रिटर्न अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में जिसको हम एलएलपी अग्रीमेंट कहते हैं। एंड अग्रीमेंट में जो भी राइट्स हैं ड्यूटीज हैं उनको स्पेसिफाई किया जाता है कि पार्टनर्स के क्या राइट रहेंगे, क्या ड्यूटीज रहेंगे। एंड एक पार्टनर्स की कैटेगरी होती है दैट इज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अब डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स जो पार्टनर्स होते हैं वो बेसिकली दो कम से कम होंगे इन द केस ऑफ एलएलपी, जो कि एलएलपी अग्रीमेंट में डिफाइन किए जाएंगे। हर एक डेजिग्नेटेड जो पार्टनर होगा पर्टिकुलरली मस्ट हैव अ डीपीआईएन, यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। जो पार्टनर्स हैं वो एलएलपी के एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, बट नॉट रिलेटेड टू द अदर पार्टनर्स, ठीक है। जो ये पार्टनर्स होंगे, जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर पार्टनर्स होंगे, वो पर्टिकुलरली क्या आएंगे, पार्टनरशिप फर्म के एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की तरह एक्ट करेंगे, एजेंट की तरह एक्ट करेंगे, लेकिन नॉट फॉर द अदर पार्टनर्स। बाकी पार्टनर्स के लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। एंड फॉर द एलएलपी की डेफिनेशन होती है, यानी कि अगर एलएलपी में कंट्रीब्यूशन जो थी वो 25 लाख से कम तक की है तो उनको स्मॉल एलएलपी कहा जाता है। या फिर पर्टिकुलरली जो टर्नओवर है वो 40 लाख से कम है, 40 लाख तक की है, तो उसे स्मॉल एलएलपी कहा जाता है, राइट। अब बात करते हैं रूल्स क्या है अकाउंट ओपनिंग के लिए। सबसे पहले तो एक रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट रहती है कि डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एक
अपना रेजोल्यूशन निकालेंगे कि वो बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है? और अगर ऑथराइजेशन सिग्नेटरीज में कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके केस में फ्रेश रेजोल्यूशन लिया जाएगा। फिर बात आती है रिलेटेड टू कॉर्पोरेट नेचर। अब एलएलपी जो होते हैं वो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, जैसे पर्टिकुलर आपके पास कंपनीज होती हैं उसी तरह से एलएलपी जो है वो भी कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं। एंड फर्दर अगर पार्टनर्स चेंज भी होते हैं, रेजिग्नेशन हो जाती है या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो एलएलपी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। एग्जिस्टिंग अकाउंट सेम टू सेम वही रहेगा, इवन इफ अगर एलएलपी के केस में डेबिट बैलेंस भी था। अब ये दिक्कत थी पार्टनरशिप फर्म के केस में, हमने पढ़ा था ऑलरेडी, राइट? लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स की अपनी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है, उनकी लाइबिलिटी जितना पैसा उन्होंने एलएलपी में डाला है सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी उनकी होती है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म तो डेफिनेटली आपको चाहिए, सिग्नेचर कार्ड जो है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स का वो भी चाहिए होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिक्वायर्ड होता है, मैंडेटरी होता है, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा इशू किया रहता है। इसके अलावा एक एलएलपी अग्रीमेंट भी चाहिए रहता है एंड डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स के द्वारा एक रेजोल्यूशन भी चाहिए रहेगा कि अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, अकाउंट ओपन करना है, उन किन पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया गया, वो सब चीजें, राइट? फिर ऑथराइज सिग्नेटरी की इंस्ट्रक्शंस कार्ड चाहिए होता है कि उनका क्या ऑपरेशंस है एंड ये आप स्कैम से बच पाए एंड कोई भी धोखाधड़ी ना हो, तो कम से कम यहाँ पर कहा जाता है कि जॉइंट ऑपरेशंस होने चाहिए। इसके अलावा एलएलपी का पैन नंबर होगा वो भी चाहिए रहेगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे आपके पास जितने भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स हैं उनके एंड ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज के, राइट? दैट वुड बी रिलेटेड टू इट। अब मेजर पॉइंट क्या थे कि कम से कम 2 डेजिग्नेटेड डायरेक्टर चाहिए होते हैं, रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, जो लायबिलिटी होती है दैट इज लिमिटेड। अकाउंट कंटिन्यूटी की बात करें तो अगर किसी पर्टिकुलर मेंबर्स की डेथ हो भी जाती है तो भी अकाउंट के ऑपरेशंस चलते रहते हैं, इवन अगर डेबिट बैलेंस हो तब भी। ऑथराइज सिग्नेटरीज की बात करें, तो रेजोल्यूशन में प्रॉपर्ली बताया जाएगा कि ऑथराइज सिग्नेटरीज कौन कौन से पर्सन है, उनके बारे में कंप्लीटली बताया जाएगा, ठीक है? फिर बात आती है रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ द लिमिटेड कंपनीज, ठीक है? लिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड कंपनी यानी कि हम कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है और पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है। लिमिटेड कंपनी एक अलग से लीगल एंटिटी होती है जो कि अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड फर्दर अकाउंट ऑपरेट होता है, जैसे कि इंडिविजुअल या एंटिटी कोई ऑपरेट करती है उस हिसाब से कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। हर एक कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कुछ एक, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, ये बेसिकली कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है। इसी तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है, जो कंपनीज बाहर की दुनिया के साथ कैसे एक्ट करेंगे उसके बारे में बताती हैं। फिर एक कंपनीज का एओए होता है यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं उनके बारे में एओए में बताया जाता है। अगर कंपनीज की टाइप की बात करें तो देखो, कंपनी आपके पास एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो आपको चाहिए होते हैं दैट इज 7 मेंबर्स एंड द मैक्सिमम नंबर अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं एंड फर्दर शेयर्स फ्रीली ट्रेडेबल एंड ट्रांसफरेबल होते हैं और कंपनी ये पब्लिकली इशू कर सकते हैं अपने शेयर्स को, जैसे कि इन्फोसिस है, विप्रो है, ये सभी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, यानी कि वो सभी कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, दोज आर द पब्लिक कंपनीज, राइट? पब्लिक सब्सक्रिप्शन अलाउ होती है इसमें, ठीक है? सब्सिडरी जो होती है पब्लिक कंपनी की, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, वो भी पब्लिक कंपनी होती है, ये राइट? जैसे मान लो कि एक कंपनी है एबीसी, अब ये एबीसी कंपनी जो है वो मान लो पब्लिक कंपनी है और एक कंपनी है XYZ जिसको रजिस्टर किया गया एज अ प्राइवेट कंपनी, तो ये भी पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी क्योंकि एक सब्सिडरी है किसकी, एबीसी कंपनी की, राइट? दैट्स द केस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड फर्दर उसके बाद बात आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं दोज आर 2, मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में। अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो वो भी यहाँ पर 2 होते हैं, ठीक है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें वो भी 2 होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो वो यहाँ पर कितने होते हैं, 15 होते हैं, डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर मेंबर्स की मैक्सिमम की बात करें तो वो कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 200, ठीक है? पब्लिक के केस में क्या है, पब्लिक के केस में जो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं दैट इज 7, 7 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं एंड मैक्स की कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट एट ऑल। एंड अगर डायरेक्टर्स की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में मिनिमम डायरेक्टर्स 3 हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 15 होते हैं। बाकी आप स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उसको इंक्रीज कर सकते हो। पब्लिक एंड प्राइवेट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि प्राइवेट के केस में जो शेयर्स होते हैं दोज आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, दोज आर क्लोजली हेल्ड, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं मेजरली सिर्फ वही उसको हेल्ड करते हैं, ठीक है? दैट्स द केस। फिर बात आती है 1 पर्सन कंपनी के बारे में, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होगा, एक ही मेंबर होगा एंड फर्दर वही सब चीजों को मैनेज करेगा, दैट्स अ 1 पर्सन कंपनी जिसको हम ओपीसी कहते हैं, ठीक है? यानी कि एक छोटी सी कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। तो इसमें एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाएगा कि इन केस मान लो ए पर्सन ने कंपनी ओपन करी एंड ये 1 पर्सन कंपनी का होल डायरेक्टर है,
होल मेंबर है, सब कुछ, ठीक है। तो ये पर्सन नॉमिनेट कर देगा, लेट्स से पर्सन बी को इसने नॉमिनेट कर दिया। कल को अगर पर्सन ए को कुछ हो गया तो पर्सन बी उस कंपनी को चलाएगा, ठीक है। एंड ये जो कंपनी होती है ये प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है। फिर बात आती है गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। वो कंपनी जहां पर 51% या उससे ज्यादा के शेयर्स जो हैं वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट के पास है, वो कौन सी कंपनीज होती है? दोज आर द गवर्नमेंट कंपनीज, राइट। फिर बात आती है कि अकाउंट ओपन करने के लिए पर्टिकुलरली क्या क्या चीजें चाहिए। अब कैश विड्रॉल जो होंगे वो स्पेसिफिक ऑथराइजेशन जो होगी उसके द्वारा दिए जाएंगे, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन एक पास किया जाता है। अब कंपनी के केस में ना मेजर मेजर क्या क्या चीज होती है उसको समझते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है यहाँ पर, तो कंपनी में कुछ एक मेंबर्स होते हैं। अब मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली दोज आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। मेंबर्स आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। एंड ये मेंबर्स मिलकर के कंपनी, क्योंकि मेंबर्स का नंबर ज्यादा भी हो सकता है, तो ये आपस में मिलकर के बनाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एजेंट की तरह काम करते हैं और यही चीजों को चलाते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? ये मिलकर के एक रेजोल्यूशन को पास करते हैं। दे एक्चुअली डू पास अ रेजोल्यूशन कि अकाउंट्स को कौन ऑपरेट करेगा। एंड यहाँ पर बात आती है रिलेटेड टू द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। जो कॉमन सील होती है कंपनी की, दोज आर एक्चुअली द सिग्नेचर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये कंपनी के सिग्नेचर्स होते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो पर्टिकुलर पर्सन होंगे जो अकाउंट को चलाएंगे, ऑथराइज सिग्नेटरीज होंगे, उसके रिलेटेड रेजोल्यूशन कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो कि कंपनी के एजेंट की तरह काम करेंगे। अब यहां पर जो समझने वाली बात है कि कंपनी के केस में जो मैनेजमेंट होती है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मेंबरशिप, यानी कि ओनरशिप इज डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट इन केस ऑफ द कंपनीज, राइट। फिर बात आती है ज्वाइंट ऑपरेशंस, ताकि फ्रॉड कम से कम हो चुके हैं। तो ये कहा जाता है कि कम से कम जो ऑथराइज सिग्नेटरीज रखे जाएंगे, कम से कम 2 सिग्नेटरीज रखे जाएंगे, ठीक है। दैट्स द केस। एंड फर्दर रिलेटेड टू कंटिन्यूटी ऑफ द ऑपरेशन, यानी कि अगर किसी ऑथराइज सिग्नेटरी की डेथ हो भी जाती है तो कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। इवन इंडिविजुअल के केस में मैंने आपको बताया था कि पर्सन ए ने एक चेक दिया साइन करके 11 तारीख को, 15 को इसकी डेथ होगी, 20 को चेक लगाया गया और बैंक की नॉलेज में है तो चेक को वापस कर देंगे। लेकिन अगर वहीं पर एबीसी कंपनी के डायरेक्टर ने साइन करके दिया, 11 तारीख को साइन करके दिया, 15 को उसकी डेथ होगी, 20 को चेक लगा दिया गया, तो भी चेक क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि कंपनी का कौन सा सक्सेशन होता है? कंपनी हैविंग द परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी आगे चलती रहती है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है किसी डायरेक्टर की डेथ होगी तो कंपनी एक्ट नहीं करेगी, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर बताते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस। तो किसी भी ऑथराइज सिग्नेटर की डेथ के साथ आपकी कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता। एंड फर्दर नॉन ट्रेडिंग कंपनी की बात करें तो उनको एक्सप्लिसिटली ये चीज एक्सप्रेस करनी पड़ती है कि उनकी बोरिंग पावर्स हैं कि नहीं है। वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो चीज को मेंशन किया जाता है कि उनकी पर्टिकुलर जो बोरिंग पावर है कि नहीं है उसके बारे में बताना पड़ता है, राइट। फिर चेक हैंडलिंग की बात आती है। सो जो चेक्स पेएबल है टू द कंपनी वो सिर्फ कंपनी के अकाउंट में जाएंगे, वो पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो सकते, ठीक है। डायरेक्टर्स के अकाउंट में, इंप्लॉयज के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो सकते, नहीं तो उनको कन्वर्जन माना जाएगा अंडर द सेक्शन 131, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। फर्दर फिर बात आती है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट। तो कंपनी के लिए ये चीज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है कि वो एक डिक्लेरेशन को फाइल करेंगे इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके बाद विद इन 180 डेज वो इस चीज को पर्टिकुलरली क्या करेंगे? फाइलिंग करेंगे इस चीज के रिलेटेड, जहां पर वो कंफर्म करेंगे रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स वो होते हैं जिन्होंने शेयर्स को सब्सक्राइब किया होता है, ठीक है। तो जब वो इनकॉर्पोरेट होते हैं तो 180 दिन के अंदर अंदर उनको इस चीज को फाइल करना पड़ेगा कि सब्सक्राइबर्स जो है उनके मेमोरेंडम के, यानी जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया है, उन्होंने पर्टिकुलरली अपना जो भी अमाउंट था कैपिटल का, वो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल का अमाउंट पे कर दिया है। लेट्स से ए बी सी डी 4 पर्सन है जिन्होंने इस पार्टनर प्राइवेट कंपनी के मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया, यानी कि ये बेसिकली मेजर होल्डर हैं कंपनी के, सब्सक्राइब किया। तो इनके लिए बन जाएगा कंपनी के लिए कि 180 डेज के अंदर अंदर ये जितना भी अमाउंट इन्होंने सब्सक्राइब किया था वो रिकवरी इन पर्सन से ले ली जाए। दैट इज द सिनेरियो, राइट। अब अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको बताया वो यहाँ पर चाहिए होते हैं, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होती है। एंड ये एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है। जब भी आप किसी कंपनी के साथ डील करते हैं तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस यहाँ पर काम करती है। इसको हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये रहती है कि अगर आप कंपनी के साथ डील कर रहे हैं तो आपने पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर लिया है। कल को आप अगर कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो ये नहीं बोल सकते कि मैंने इन डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू नहीं किया, राइट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर बात आती है रिलेटेड टू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा इशू किया जाएगा, ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है।
एंड एक कॉमन सील होती है जो कंपनी के सिग्नेचर्स होते हैं, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बेसिकली आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि पर्टिकुलर आपने फाइल की होगी ना ये लिस्ट ऑलरेडी कि आपकी कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन से हैं। एंड फॉर द बेनिफिशियल ओनर्स अगर आपकी कंपनी के हैं तो वो लिस्ट भी आपकी आरओसी के पास होगी, रेजोल्यूशन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जिसमें बताया जाएगा पर्टिकुलरली कि कौन ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, मोड ऑफ ऑपरेशंस क्या रहेगा, स्पेसिमेन सिग्नेचर्स जितने भी ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं वो शामिल रहेंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द कंपनी या जिसको टैन भी कहते हैं वो बेसिकली कंपनी का रहेगा, और साथ के साथ जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए जाएंगे। सो दीज ऑल थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अगर कंपनी का अकाउंट चलाना है तो, राइट। तो मिनिमम मेंबर्स की अगर बात करें, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में 7 मिनिमम मेंबर चाहिए होते हैं, और प्राइवेट के केस में 2 चाहिए होते हैं मिनिमम मेंबर्स, और ओपीसी के केस में एक ही मेंबर होता है। अगर मैक्सिमम की बात करते हैं मेंबर्स के बारे में मैक्सिमम, तो पब्लिक के केस में तो कोई भी लिमिट नहीं है, नो अपर लिमिट, राइट। और प्राइवेट के केस में अपर लिमिट 200 की है, और ओपीसी के केस में तो एक ही रहेगा क्योंकि एक ही पर्सन मैक्सिमम होता है। ऑथराइज सिग्नेटर्स की बात करें तो जॉइंट ऑपरेशंस रिकमेंडेड होते हैं। चेक हैंडलिंग की बात करें तो पर्टिकुलर आप कंपनी के चेक को डायरेक्टर्स के अकाउंट में या पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात करें, डिक्लेरेशन देनी होती है विद इन 180 डेज रिलेटेड टू शेयर पेमेंट रिसीव हो चुकी है। अगर डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एमओए चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पैन ऑफ द कंपनी, रेजोल्यूशन चाहिए होता है, एंड फॉर द केवाईसीज ऑफ द सिग्नेटरीज, दीज ऑल आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये वो सब चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ती हैं, राइट। एंड अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो मैंने डायरेक्टर्स के बारे में आपको ऑलरेडी बताया था। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम डायरेक्टर 2, मैक्सिमम 15। पब्लिक के केस में मिनिमम डायरेक्टर्स 3, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन बियॉन्ड 15 भी इंक्रीज कर सकते हैं अगर जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लेते हो तो। 1 पर्सन कंपनी के केस में एक ही डायरेक्टर होता है, एंड फॉर द रेजिडेंट डायरेक्टर कम से कम एक चाहिए होता है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर आपको एक डायरेक्टर इंडिया में कंपनी तो कम से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर चाहिए होगा। बेसिकली इंडियन डायरेक्टर का मतलब होता है जिसने कम से कम लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में स्टे किया हो। दैट इज बेसिक मीन बट वी वांट टू से, राइट। दैट वुड बी द केस। ठीक है जी, ये चीज क्लियर होगी है। सो ये था रिलेटेड टू चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यहाँ तक। अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। एंड फॉर द जेआईबी का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप उसके लिए डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए बहुत एक अमेजिंग ऑफर आपको देने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ 2499 में कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाएगा चारों पेपर्स का। तो आपको लिखना है JAIIB डब 2499, ठीक है। ये लिख करके आपको व्हाट्सअप कर देना है टू द नंबर 8360944207। सेम कोर्स आपको 12 महीने की वैलिडिटी के लिए मिल रहा है वेबसाइट के ऊपर 3100 रुपीज़ का, ठीक है। 3100 रुपीज़ के अराउंड का मिल रहा है। लेकिन ये आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप इस वीडियो के व्यूअर हैं तो आपको ये कोर्स 2499 में मिल जाएगा। सभी चारों पेपर्स का कंटेंट, फुल कोर्स वीडियोस, सभी लाइव वीडियोस का अमेंडमेंट, ये वो सब चीज़ें इसमें शामिल रहेंगी। तो अभी के अभी जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर लो, ठीक है। कोर्स में JIB2499 लिख करके व्हाट्सअप कर दो टू दिस पर्टिकुलर नंबर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। सो दैट विल बी रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।